हेलो एवरीवन स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सब्जेक्ट हिंदी, द्वितीय भाषा, कक्षा 7, प्रथम सत्र। बच्चों, ये है आपका लेसन नंबर 3, कुत्ते की वफादारी। बच्चों, पेज नंबर है 14। पेज नंबर 14 निकालो अपनी टेक्स्ट बुक में। एक्सरसाइज 2, ये क्वेश्चन आंसर है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये बच्चों प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आंसर लिखना है। जैसे प्रश्न नंबर है 1, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था। अब आंसर है बच्चों इसका, जैसे मैंने आंसर लिखा है। कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी थी। जो सेठ था ना, तो बंजारे के सामने कौन सी शर्त रखी थी। आंसर में बच्चों मैंने लिखा है, बंजारा सेठ के पास उधार रुपए लेने के लिए आया था। बंजारा जो था सेठ के पास आकर के उसने उधार पैसे मांगे थे, परंतु रुपए के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि उसको पैसे चाहिए था, उसके बदले में कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना चाहिए ना। ऐसे ही उसने अपना कुत्ता रख दिया था। तब सेठ ने बंजारे से कहा, जो सेठ था उसे बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो, तभी तो मैं पैसे आपको दूंगा। जमानत के तौर पर कुत्ते को रखोगे। जब तुम सारे पैसे लौटा देंगे, जब आप सारा पैसा लौटा दोगे मुझे, तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। जब जमानत के तौर पर आप पैसे मुझे लौटा दोगे तब मैं उसकी कुत्ते को वापस कर दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया था। जो सेठ था उसने उस कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया था। बच्चों, ये आंसर आपको स्वयं लिखना है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको इसका आंसर समझा दूंगी। पहले बच्चों, आपने इस चैप्टर की स्टोरी तो रीडिंग की है ना, तो उसी में ही इस चैप्टर में इसका आंसर आपको मिलेगा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। ये कहानी है ना, इस स्टोरी, इसमें आपको बच्चों क्या शिक्षा मिलती है। आंसर, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देख तो जल्द बाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कोई काम है जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बड़ा ही सोच समझकर काम करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई काम करने का निर्णय लेना चाहिए। पेज नंबर बच्चों 15, एक्सरसाइज 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। बच्चों, ये लिंग परिवर्तन है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा का ये लिंग परिवर्तन किया, घोड़ी दौड़ रही है। नेक्स्ट, सेठ ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगा। अब इसका सेठ का बच्चों लिंग परिवर्तन करना है। सेठ का होता है सेठानी। सेठानी ने कहा रुपए तो मैं दे दूंगी। ये इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट, बंजारे को बहुत दुख हुआ। अब इसका बंजारे का लिंग परिवर्तन करना है बच्चों।
तो मैं आपको इसका आंसर समझा रही हूँ, अपनी नोटबुक में लिखिए। बंजारिन को बहुत दुख हुआ, केवल बंजारी के स्थान पर बंजारिन लगाना है लिंग परिवर्तन में। को बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट, ऊंट को पीठ पर सामान लदा है, ऊंट के पीठ पर सामान लदा है। अब लिंग परिवर्तन करना है किसका? ऊंट का। तो ऊंट का होता है ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। एक बार फिर रिवाइज करें, ऊंटनी के पीठ पर सामान लदा है। नेक्स्ट, मैदान में लड़का खेल रहा है। मैदान में, अब इसका लड़के का लिंग परिवर्तन होगा जो अंडरलाइन दी है, तो लड़का के स्थान पर आएगा लड़की खेल रही है। एक्सरसाइज 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये बच्चों, ये बॉक्स बना हुआ है और ये लिखा हुआ है शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बैल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवी, नाग। जैसे शिष्य क्या होगा इसमें, देखिए ढूंढिए शिष्या। शिष्य क्या होगा इसमें बच्चों? शिष्या। अब वाक्य में प्रयोग करना है। मैं बच्चों एक आपको समझा दे रही हूँ वाक्य में कैसे करना है। जैसे शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, और शिष्या का है शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। वाक्य में मैंने बच्चों प्रयोग किया है और आपको भी करना है। नेक्स्ट, नाग का नागिन। अब नाग को आप वाक्य में प्रयोग करना, और नागिन का भी वाक्य में प्रयोग आपको करना है। शिक्षक का शिक्षिका, शिक्षक का शिक्षिका। बच्चों पहले शिक्षक का वाक्य में प्रयोग करना है अपनी भाषा में, फिर शिक्षिका का वाक्य में प्रयोग करना है। गाय का बैल, तो गाय का बैल है तो पहले गाय का वाक्य में प्रयोग करना है, फिर बाद में बैल का वाक्य में प्रयोग करना है। देव और देवी, देव और देवी, तो देव का पहले वाक्य में प्रयोग करना है, फिर देवी को वाक्य में प्रयोग करना है। घोड़ा, घोड़ी, घोड़ा, घोड़ी। पहले घोड़ा का वाक्य में प्रयोग बच्चों करना है। आपको आप तो प्रयोग आने लगे हैं ना, फिर घोड़ी का वाक्य में प्रयोग करना है। संज्ञा पहचानिए। बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बच्चों डेफिनेशन है और अपनी आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। चलो एक बार रिवाइज में कर रही हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखो बच्चों। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा के भेद 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा की आपको मैं डेफिनेशन समझा रही हूँ और आप व्यक्तिवाचक की संज्ञा की डेफिनेशन लिखो। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो बच्चों एक बार फिर रिवाइज करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है उसे? तो जातिवाचक संज्ञा जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध
कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, किसी को भाव दर्शाने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार रिवाइज फिर करते हैं। किसी को भाव दर्शाने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी को तेज गुस्सा आता है, रोना आता है, किसी को खुशी होती है, ये भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। अब ये अंडरलाइन दी है, ये कौन सी संज्ञा है? सैनिक, ये है जातिवाचक संज्ञा है। तो आप आंसर में यहाँ पर लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये देश है, अंडरलाइन दिया हुआ है, तो ये कौन सी है? ये जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर है। नेक्स्ट, गंगा भारत की पवित्र नदी है। देखो ये नदी पर अंडरलाइन दिया है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट पेज बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखा के शब्द को ध्यान में देखिए। नंबर 1, आशा विमान चलाती है। सेकंड, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट, हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट, नीम गुणकारी पेड़ है। ये बच्चों अंडरलाइन दी हुई है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखा के शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आपको समझा चुकी हूँ, चलो एक बार फिर समझा रही हूँ। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 1, निर्देश शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर सही की निशानी कीजिए। ये बच्चों दिए हुए हैं, देखो यहाँ पर, जैसे सैनिक लिखा, वीर, गायकर, सॉरी बच्चों, सावरकर, मोहन, देश, गुजरात, गिरनार, नदी, पर्वत, तापी, पेड़। अब इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको कौन कौन से लिखना है? जैसे मोहन, आंसर में समझा रही हूँ, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से हैं? मोहन, गुजरात, तापी, वीर सावरकर, गिरनार। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखा के शब्द को ध्यान से देखिए। नंबर 1, हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं। ये सैनिक पर अंडरलाइन दिया है। हमारी गाय का नाम गौरी है। गाय पर ये अंडरलाइन दिया है। कुत्ता वफादार प्राणी है। देखो कुत्ते पर ये अंडरलाइन दिया है। नदी को लोक माता कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखा की शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखो बच्चों, मैंने आपको समझा दिया था, फिर से शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पेज नंबर है 17। एक्सरसाइज 2,
2 जातिवाचक शब्द छांट कर सूची बनाइए। ये बच्चों ये जातिवाचक शब्द दिए हुए हैं, इनमें से छांटना है कौन कौन से जातिवाचक शब्द हैं। जैसे प्रगति, छात्र, सुंदर, सुभाष चंद्र, पेड़, नदी, नीम, गाय, पर्वत, लड़का। अब इसमें कौन कौन से हैं जातिवाचक शब्द? छात्र, छात्र आप लिखो बच्चों। फिर उसके बाद है जातिवाचक में लड़का, लड़का लिखो। फिर उसके बाद है पर्वत, ये जातिवाचक है, आपने लिख लिया स्टूडेंट। फिर गाय, फिर नदी, ये पेड़, ये जातिवाचक शब्द हैं। फिर एक बार रिवाइज में कर रही हूँ, जातिवाचक शब्द आप हेडिंग लिखो। फिर इसके आंसर में लिखेंगे छात्र, लड़का, पर्वत, गाय, नदी, पेड़, ये सब क्या है? जातिवाचक शब्द हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। हिमालय, नदी, वीर, सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम का पेड़। और यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया है और यहाँ जातिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन सा आएगा? पहले नंबर आएगा भारत, ये भारत लिखा हुआ है। तो बच्चों चलो आंसर लिखते हैं, भारत। फिर इसके बाद हिमालय, यहाँ पर आंसर में हिमालय लिखो बच्चों। देखो मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखिए। फिर वीर, सावरकर, वीर सावरकर, यहाँ पे वीर सावरकर लिखिए। नर्मदा, देखो बच्चों नर्मदा लिखा हुआ है, यहाँ पे नर्मदा लिखिए। जैसे ये लिखा हुआ नर्मदा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है नर्मदा। फिर नीम का पेड़, पेड़। अब जातिवाचक में कौन कौन से आएंगे? नदी, सैनिक, ये सैनिक लिखा हुआ है। पर्वत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये जातिवाचक संज्ञा है। योग्यता विस्तार, ये योग्यता विस्तार अनुसार यह आपको ही बच्चों करना है। स्टूडेंट ये वर्कबुक है सेमेस्टर 1 की, स्टैंडर्ड 7, चैप्टर नंबर है आपका 3। बच्चों ये इस वर्कबुक को आपको कंप्लीट करना है, ये सारा दिया हुआ है। और पेज नंबर है 18 तक आपको कंप्लीट करनी है, लेसन 3 तक। ओके बाय बाय स्टूडेंट।